नमस्कार साथियों, आप सभी का चेंज इंडिया पर फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ अक्षरा मैम हैं, अपना वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। अक्षरा मैम नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अच्छा सर, मेरा नाम आरती अक्षरा है और मैं टीचर हूँ। और जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ वो ध्यान आधारित स्कूल रहा है, महर्षि महेश योगी का स्कूल है जो महर्षि कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है। तो टीचर हूँ और कविताएं लिखती हूँ। मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अपने अनुभवों को, जो कि ध्यान की यात्रा के अनुभव हैं, छोटे छोटे उसमें वीडियोज में बनाकर डालती हूँ। और जीवन का यही उद्देश्य है कि ध्यान के द्वारा जो मैंने समझा है, जो पाया है, तो उसको मैं फैला सकूं। यही है। बहुत बढ़िया। आपके चैनल का नाम क्या है ये भी बता दीजिए, ताकि चेंज इंडिया पर जो आपके मतलब देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। हाँ, मेरे चैनल का नाम लाइफ इज ब्लिस है और उसका ये है कि जीवन आनंद है जब तक कि हम उसे संघर्ष ना बनाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने चैनल का नाम लाइफ इज ब्लिस रखा है। और गागर में सागर नाम से उसमें स्टोरीज भी डलती हैं, कुछ छोटी छोटी 2-2, 5-5 मिनट की बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरीज रहती हैं। तो और मेरी जो रचनाएं हैं, मैं कवित्री हूँ, ध्यान करते करते कविताएं लिखने लगी हूँ, तो वो भी उसमें मैं शेयर करती हूँ। तो जो लोग देखना चाहें, सुनना चाहें तो विजिट कर सकते हैं उस पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम आपने नाम बताया लाइफ इज ब्लिस, लेकिन लाइफ सौरो गौतम बुद्ध ने कहा है और बहुत से लोग इस चीज को बताते हैं कि जीवन दुख है। तो आपके मन में ये लाइफ इज ब्लिस उल्टा कैसे आ गया? नहीं, मेरे मन में भी शुरू में यही था कि लाइफ स्ट्रगल है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं ध्यान में उतरी तो मैंने देखा कि दरअसल जो हमारा परम स्वभाव है, जो बेसिक नेचर है, वो आनंद है। लेकिन हमें जीवन इसलिए दुख लगता है क्योंकि हम आधा अधूरा जीवन जीते हैं और जीवन को जीवन की तरह नहीं देख पाने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण हमें जीवन दुख लगने लगता है, संघर्ष लगने लगता है। और वो जैसा जीवन हम जी रहे होते हैं वो हमारा ही प्रतिबिंब है। हम जो है भीतर से, वही दरअसल बाहर हैं। तो अगर हम भीतर से सुधर जाएं तो हम बाहर अपने आप सुधर जाएंगे। जैसे जब हमें कोई रोग होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अंदर से सफाई करो। फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो दादी नानी क्या कहती हैं, खून साफ करो, भीतर से साफ करो। तो आपका बाहर जीवन आपकी आंतरिक दशा को बताता है। अगर आपको बाहर जीवन संघर्ष लग रहा है, इसका मतलब ये है कि भीतर कहीं आप गड़बड़ हो, कहीं कुछ अपने जो केंद्र है उससे खिसक गए। इस कारण जीवन दुखी दिखाई दे रहा है या संघर्ष दिखाई दे रहा है। तो भीतर बदलने की जरूरत है। जड़ अच्छी होगी, वृक्ष अपने आप अच्छा होगा। जैसी जड़ है वैसा वृक्ष है। बाहर की वृक्ष की रूपरेखा देखकर आप बिना मतलब संशय के कह दोगे कि इस पेड़ की जड़ क्या है। तो बाहर फलना फूलना है तो वाटर द रूट एंड एंजॉय द फ्रूट। इतनी सी बात। और मैम आपके जो केंद्र है या लोगों का जो केंद्र है, केंद्र को ही मतलब आत्मा नाम दिया गया है या अवेयरनेस नाम दिया गया है, तो उस केंद्र पर लोग पहुंचे कैसे, ये प्रश्न उठता है। या उसमें कुछ परिवर्तन अगर चाहिए तो कैसे परिवर्तन करें, पहले केंद्र पर कैसे जाएं और उसमें परिवर्तन कैसे करें, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, हम सभी केंद्र ही हैं, केंद्र के अलावा हम कुछ है नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे ही हम, जैसे विशुद्ध चेतना आत्मा है और उसमें जब स्पंदन होता है पहला, तो वो अहम के रूप में होता है, ईगो के रूप में। वो अहम मतलब अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको भूल के वो दूसरे मैं को अपना समझने लगता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आरती अक्षरा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं गोरी हूँ, तो ये दूसरी मतलब मैंने अपनी एक रचना रच ली। जैसे सूरज है उसको बादलों ने ढक लिया और दूसरा ही कुछ दिखाई देने लगा। तो जो अपना फॉल्स सेल्फ है जो हमने रच लिया है उसको डिसॉल्व करना होता है। तो हम अपने सभी केंद्र पर हैं, बस हम भूल गए हैं अपने असली बात को और दूसरी चीज जो हम नहीं है उसको हमने अपना होना समझ लिया है। इसी कारण हम सारा दुख झेल रहे होते हैं, क्योंकि यही मान्यताएं हैं, यही संस्कार है कि मैं क्या हूँ उसको भूल के मैं वो मानने लगा हूँ अपने आप को जो मैं नहीं हूँ। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाई थी अपने स्रोत से, वैसे वैसे लौटना होता है। जैसे जैसे घर से बाहर निकले थे
उसी दिशा में वापस अपने घर की ओर लौटना होता है। और हमारा घर ही हमारा स्रोत है, हमारा केंद्र है, हमारी आत्मा है। तो उसके लिए फिर गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे शिव ने कई विधियां बता रखी। तो हम उन विधियों के अभ्यास के द्वारा अपने वतन को, जो हमारा असली वतन, जो हमारा असली घर है, वहाँ लौट सकते हैं। तो मैम ये ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ, तो लोगों को ये फॉल्स जो सेल्फ है, मतलब शो ऑफ करना, अपना इज्जत दिखाना, समाज में अपना नाम और बनाना, मतलब वही पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम एंड फेम के पीछे भागना, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? अपने ट्रू सेल्फ, मतलब जिसके पास शायद आप कहेंगे कि ध्यान के थ्रू हम जाते हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया लोग नहीं करते हैं, ट्रू सेल्फ के पास नहीं जाते हैं, और जो दिखावे की ज़िंदगी है, शो ऑफ की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में जीते हैं, उसी ज़िंदगी में जीना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है लाइफ में? कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि हमारी परवरिश में खराबी है। एक बच्चा पैदा होता है एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है। अब हम उस पर इबारत लिखना शुरू करते हैं कि बेटा तू ये है। जब तक उसको मैं का पता नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल भोले भाव में अपने असली रूप में होता है। फिर हम उसको सिखाना शुरू करते हैं कि तुझे फर्स्ट आना है, तुझे क्लास में ये करना है, तुझे ऐसा करना है। या घर में वो देख रहा है कि मेरे माता पिता या चाचा ताऊ में जायदाद को लेकर लड़ाई हो रही है, तो मतलब हम उसको ऐसे थोप देते हैं इतनी सारी चीजें। या हमारा सबसे पहली शिक्षा यही होती है कि तुझे बड़ा आदमी बनना है, तुझे कुछ करके दिखाना है, पड़ोसी के बेटे से ज्यादा अच्छा बनना है। तो इस तरह से उसका जो रियल मैं है वो कहीं खो जाता है, और इन संस्कारों के आवरण बढ़ते चले जाते हैं, और बच्चा ये समझने लगता है कि रुपया, पैसा, शोहरत और पद, प्रतिष्ठा ये ही जीवन है। तो इस तरह जीवन को जीवन की तरह नहीं देख पाने की परवरिश हमने दी है। तो सुधार वहां करने की जरूरत है कि जब बच्चा कोरा कागज था तो उस पर हम क्या लिखें, क्या शिक्षा दें उससे कि वो एक उस तरह से अपने जीवन को जिए कि वो खिल सके। जैसे एक फूल को कोई नहीं सिखाता कि तुझे कैसे खिलना है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उसका खिलना स्वभाव है। ऐसे ही बच्चे का अपना एक स्वभाव है, बस हम उसके स्वभाव को खिलने दें, उसमें पूर्ण खिलावट आने दें, तो वो उसी तरह फैलेगा जैसे एक विराट वृक्ष बन जाता है बीज से और उसमें फल लगते हैं। तो हमें उसको वहां से नर्चर करना है। लेकिन मैडम ये तो समय की मांग है, समय की ज़रूरत है कि लोग बच्चे को ज़रूर ये बोलें कि भाई तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है, आगे चलकर तुमको डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये सिर्फ शौक के लिए तो हम बोलते नहीं है, ये तो ज़रूरत भी है ना। हम ऐसे ही बच्चे को सिर्फ फ्री छोड़ देंगे तो वो हो सकता है कि बस टीवी देखता रहे और मोबाइल पे लगा रहे, वीडियो गेम खेलता रहे। तो सिर्फ फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, फ्री नहीं छोड़ना है, बच्चे को ऐसे नर्चर करना है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और बाहर खूब प्रगति करे। जैसे एक लहर है, उसको जब ये पता है कि वो समुद्र ही है, तो बाहर वो खूब नर्तन करे, नाचे, कूदे, कुछ भी करे। तो बच्चा बाहर की दुनिया में खूब पुरुषार्थ करे, खूब पैसा कमाए, खूब अपनी प्रोग्रेस करे, लेकिन अपनी जड़ से जुड़ा रहे। अगर वो जड़ से जुड़ा रहेगा तो बाहर की दुनिया में वो हर वो चीज कर पाएगा जो हम उससे अपेक्षा करते हैं। उसको खूब देखिए, कर्म का सिद्धांत ही हमारे भारत देश की विशेषता है। तो कर्म करना तो सिखाना है, लेकिन कर्म कहाँ से संचालित हो वो जरूर सिखाना है। तो इसके और क्लियर कीजिए, सो दैट कि पेरेंट्स थोड़ा ठीक से इस चीज को समझे कि बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, उसको क्या समझाना है। ठीक है, मतलब डाउन टू अर्थ थोड़ा सा समझाइए। मतलब एक माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, फिर वो आएगा स्कूल से तो उसका होमवर्क चेक कर लेंगे या उसका खाने पीने का ये सब ध्यान देते हैं। तो पेरेंट्स तो यही बोलते हैं कि यार हम तो अपने बच्चे को अच्छे से ही परवरिश करते हैं, हम थोड़ी जो उसको कुछ गलत चीज़ सिखाते हैं, फिर भी बच्चा ऐसा हो जाता है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मतलब आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं मेरे। अच्छा, हाँ, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ले जाके इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, जो कि सुनने वाले अच्छे से समझ जाएं कि क्या करना क्या है। देखिए, बच्चे को जो भी सिखाना है तो वो हमें सिखाना नहीं है, वो हमें खुद करना है। जैसे हम अपने घर में पेरेंट्स हैं, तो जैसे उनके घर में दादा दादी, तो वो उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आने जाने वालों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो आप बच्चों को सिखाने पर जोर मत दो, जो आप उसको देखना चाहते हैं वो आप खुद हो जाओ। आपका बच्चा आपका प्रतिनिधि है,
आप जो है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बच्चे को देख के समझ जाती हूँ कि उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि एक बच्चा अपने पेरेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हमें बच्चों को जो बनाना है वो खुद करना होगा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक पेरेंट्स से अपने बहू थी या जो भी, कि अपने पेरेंट्स को वो टॉर्चर करते थे, एक कमरे में रख दिया था, फिर तब वो कुल्हड़ में चाय वगैरह पानी क्या मुझे याद नहीं देते थे। फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा बने तो उसके लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, और उस पर हमें फालतू की मान्यताएं नहीं थोपना है। हमें उसको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कर देना है कि होमवर्क करना है, ये करना है। बच्चा है वो नेचुरली पढ़ेगा। एक बीज को हमें केवल एक भूमि तैयार करना होती है। जब उसकी भूमि तैयार हो जाती है तो बीज अपने आप होगा, बस हमें उस पर निगाह रखना होती है। जैसे हमने एक बीज डाल दिया तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई उसको कितनी धूप चाहिए, कितनी छांव चाहिए। फिर थोड़ा सा वो अंकुरित हुआ तो उसको हमें जानवरों से बचाना है, तो हमने छांव उसको आड़ कर दी। बाकी का काम तो नेचुरली हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान है वो सिखाने की चीज है। ज्ञान चेतना में निहित है। कहते हैं कि ज्ञानम चेतनायाम निहितम। तो बच्चों को हमें ऐसी परवरिश देना है कि उसकी चेतना का विकास हो। जब चेतना का विकास होगा तो चेतना है सतोगुणी। जब सतोगुणी चेतना में स्थित होगा बच्चा, तो उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो सत्व से परिपूर्ण होंगे, और जब सत्व से परिपूर्ण कर्म होंगे तो नेचुरली वो सबके लिए ही आनंददायक होंगे। अब वहां से फिर वो क्या होगा, वो सब करेगा जो आप उसको देखना चाहते हो। जब आप उस चेतना से संचालित हो जो सतोगुणी है, तो वहां ना हिंसा है, ना वहां किसी के प्रति क्रोध है, ना ईर्ष्या है, ना बुराई है। तो बच्चे पे अपनी चीजों को हावी नहीं होने दे, मतलब थोपना नहीं है कि तुम्हें ये करना है। तुम्हें केवल उनको एक गाइडेंस देना है, लाइट दिखाना है, और उस लाइट को हमें चेतना के प्रकाश में प्रकाशित करना है। जब चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होगा बच्चा, तो सारी मतलब दुनिया में कर्म करता हुआ भी कर्म कर मतलब अकर्म करता रहेगा, और उसका प्रकाश नेचुरली फैलेगा। फिर वो अकर्मण्य नहीं रहेगा जी। तो पेरेंटिंग। जी भैया। अच्छा मैम, आपने बहुत सुंदर बताया, लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि जब आत्मा की बात होती है तो पूर्व जन्म का भी बात होने लगता है, पूर्व जन्म के संस्कार का, पूर्व जन्म के कर्मों का बात होता है। तो लोग यह भी मान के चलते हैं कि अगर बच्चा है तो वो अपने कर्म से पैदा हुआ है, उसको जो भी करना है वो करे। मतलब अगर पढ़ने में ज़्यादा ठीक नहीं भी है तो उसको मान लेते हैं कि ठीक है, ऐसा ही है, या ज़्यादा कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जैसा कि आप देखेंगे आपके भी अगल बगल में बच्चे, आप तो टीचर हैं, स्कूल में देखते होंगे, सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं। कोई बच्चा 99% नंबर ला रहा है तो कोई 40% पे ही रुका हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेज है, एक ही क्लास में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा तेज है, कोई तेज नहीं है, या किसी में आर्ट अच्छा है, अच्छा ड्राइंग करता है, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, बचपन से ही आप देखेंगे इस तरीके के डिफरेंस। तो मतलब पेरेंट्स कैसे केयर करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को समझ में इतना अच्छा से आता नहीं है कि भाई मेरा बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, उनको क्लियर। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का यही ध्यान होता है कि भाई तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, IAS बन, ये सब अकाउंटेंट बन। तो बाकी ड्राइंग और पेंटिंग और एक्टिंग और डांस, ये सब चीज़ पे लोगों को इंटरेस्ट उतना नहीं होता। अब धीरे धीरे थोड़े से जो जागरूक लोग हैं, 1-2% के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, आत्मा, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा अपना विचार रखिए। देखिए, जो बच्चा होता है उसमें अपने माँ बाप के एक गुण आते हैं जेनेटिकल। इसी कारण हर बच्चे की प्रवृत्ति अलग होती है। अब मैं जैसे क्लास में पढ़ा रही हूँ तो एक ही बच्चा बोर्ड पर मैं बोलती हूँ, वो समझाती हूँ, समझ लेता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड पर करना पड़ता है, ड्रॉ करके डायग्राम, वैसे समझते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो मुझे उनके पास जाके और बैठ के मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ इसको दिक्कत आ रही है। तो जेनेटिकल रहता है कि अपने माता पिता से वो कैसा है।